डोडो टीवी। रमन और पुनीत का दौड़ दौड़कर बुरा हाल था। सुनसान रास्ता और अमावस्या की रात, दोनों सड़क पर ऐसे भाग रहे थे जैसे मानो कोई पिशाच पीछे पड़ा। तभी अचानक एक भयंकर आवाज के साथ एक हाथ पीछे से आया और पुनीत को पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे, छोड़ दो रमन, मुझे बचा ले भाई। रमन ने पीछे मुड़ के देखा, एक लड़की खड़ी थी जो देखते देखते एक लंबे बालों वाली खतरनाक चुड़ैल बन गई और उसने पुनीत को हवा में उठा लिया। वो जोर जोर से हंस के चिल्ला रही थी, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम दोनों को कच्चा खा जाऊंगी। रमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर दोस्त को बचाने जाएगा तो वो भी मारा जाएगा। वो अपनी जगह जम गया था और बस कांपे जा रहा था। चुड़ैल ने अपने नाखून पुनीत के जिस्म में गड़ा दिए। खून का फंवारा छूट पड़ा। अब उस चुड़ैल ने अपने लंबे दांत पुनीत की गर्दन में घुसा दिए और उसका सारा खून पी गई। रमन चिल्ला उठा, नहीं। तभी उसकी आंख खुल गई। पसीने में तरबतर रमन भागकर बगल वाले कमरे में गया। दरवाजा खटखटाया। पुनीत, पुनीत। अंदर से नींद में ही आवाज आई, क्या है, क्या हुआ? आधी रात में उठा दिया यार। दरवाजा खोल भाई। पुनीत ने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। बहुत बुरा सपना देखा मैंने देखा कि एक चुड़ैल ने तेरी जान ले ली और फिर वो मेरे पीछे भाग रही है। ये तेरा रोज का काम हो गया है, न सोता है और न सोने देता है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। दोनों सोचते हैं कि रात के 1 बजे भला कौन आया होगा। रमन डर के मारे कांप उठता है। वो पुनीत से कहता है, भाई तू देखना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पुनीत दरवाजा खोलता है और देखता है एक बेहद सुंदर लड़की साड़ी पहने हुए सामने खड़ी है। भला इस वक्त वो यहाँ क्यों आई होगी? हाय, आई एम रियली सॉरी, माय नेम इज पूर्णिमा। मेरी गाड़ी खराब हो गई है सामने ही। ड्राइवर ने कहा कि 1 घंटा लगेगा, तो मैंने सोचा कि तब तक कहीं सेफ जगह बैठ जाऊं। माफ कीजिए, आपको जगा दिया। अरे माफी की क्या बात है, आप आइए, अंदर आइए। हम लोग अभी सोए नहीं थे। पूर्णिमा अंदर आ गई। उसको देखकर रमन के पांव तले जमीन खिसक गई। ये वही लड़की थी जिसे उसने सपने में देखा था। पसीने से उसका पूरा शरीर भीग गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में ही पूर्णिमा बोल पड़ी, सिर्फ आप ही दोनों रहते हैं यहाँ पर? वो जैसे इंतजार कर रही थी कि रमन कुछ बोलेगा, मगर उसको तो सांप सूंघ गया था। पुनीत ने जवाब दिया, हाँ, हम दोनों ही रहते हैं। ये मेरा दोस्त है रमन। इसने अभी अभी एक डरावना सपना देखा और मुझे भी उठा दिया। पूर्णिमा हंसने लगती है, जैसे उसको ये पहले से पता था। अच्छा, क्या देखा आपने सपने में? कोई चुड़ैल तो नहीं देख ली ना? पूर्णिमा के मुंह से ये सुनकर रमन पागल ही हो गया। उसकी आंखों के सामने वो चुड़ैल फिर से आ गई। जोर जोर से हंसने लगी। रमन को लगा कि मानो चुड़ैल के नाखून उसके जिस्म में घुसते जा रहे हैं और वो कुछ बोल नहीं पा रहा। उसे लगा जैसे अब वो चुड़ैल उसकी गर्दन धीरे धीरे खा रही है। अचानक पुनीत की आवाज से वो वापस आया। अरे भाई, कहाँ चले गए थे तुम? इतना क्यों डर रहे हो? सपना था बस, अब सब ठीक है। हाँ, सपना ही था, अब सब ठीक है। कई बार सपने सच होने में वक्त नहीं लगता। रमन को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो सोफे पर बैठ गया, पर डर अभी भी उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था। उसने हिम्मत करके पूर्णिमा से पूछ ही लिया, आप इतनी रात में कहाँ जा रही थी? दरअसल मैं एक डॉक्टर हूँ। पास के गांव में एक मरीज की हालत बहुत खराब थी। उसको इंजेक्शन दिया और वहाँ से निकलते निकलते लेट हो गई और आपके घर के सामने मेरी गाड़ी खराब हो गई। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ही है मेरा घर। आप डॉक्टर लग नहीं रही वैसे। पूर्णिमा कुछ बोलती इससे पहले पुनीत बोल पड़ा, चेहरे पर थोड़े ही न लिखा होता है कि कोई डॉक्टर है या नहीं। अब पूर्णिमा जी, आप ही बताइए,
क्या आप मेरे दोस्त को देखकर बता सकती हैं कि वो एक स्टंटमैन है? पूर्णिमा जोर से हंसने लगी। स्टंटमैन और ये डर के मारे झाइयां उड़ी हुई है इनके चेहरे की। भला कोई कैसे मान ले कि ये स्टंटमैन है। रमन को तो अब थोड़ी शर्म आ गई, पर उसे अभी भी यही लग रहा था कि पूर्णिमा वही लड़की है जो उसके सपने में आई थी। पर ये कैसे पॉसिबल है? वो यही सोच रहा था, इतने में पूर्णिमा का ड्राइवर दरवाजे पर आ गया। गाड़ी ठीक हो गया मैडम, चलिए। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। पूर्णिमा ने पुनीत और रमन को थैंक्स बोला और गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। उसके जाते ही रमन ने पुनीत को बताया, भाई ये वही चुड़ैल थी जो मैंने सपने में देखी थी। तभी तो डर के मारे मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, मगर ऐसा कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसी चुड़ैल ने तुझे जान से मार दिया था भाई। फालतू बकवास मत कर। अनाप शनाप सपने देखता है और फिर मुझे भी कंफ्यूज करता है। चल जाकर सो जा, मुझे भी सोने दे अब। दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रमन की जाते ही आंख लग गई और पुनीत ने जैसे ही आंखें बंद की, उसे किसी के हंसने की आवाज आने लगी। उसने उठकर देखा तो पूर्णिमा उसके कमरे में खड़ी हुई हंस रही थी। वो चौंक गई। अभी अभी तो वो बाहर गई थी, भला अंदर कैसे आ गई? पूर्णिमा, तुम? पूर्णिमा अचानक एक खतरनाक चुड़ैल में बदल गई और तेज तेज हंसने लगी। पुनीत का डर के मारे बुरा हाल था। वो चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे। तेरा दोस्त सच बोल रहा था। मैं ही उसके सपने में आई थी, पर तुझे तो उसकी बात पर भरोसा नहीं था। अब तू मरेगा। चुड़ैल ने उसको अपने हाथों में उठा लिया और अपने नाखूनों से उसकी गर्दन काट डाली। वो तड़पता हुआ जमीन पे जा गिरा और मर गया। चुड़ैल वहां से गायब हो गई। सुबह रमन की आंख खुली तो उसने पुनीत का दरवाजा खोलकर देखा। उसको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। उसके दोस्त को किसी ने मार डाला। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रोने लगा। उसकी नजर टेबल पर रखे अखबार पर गई। उसकी रूह कांप उठी। उसमें साफ साफ लिखा था, डॉक्टर की भटकती आत्मा। उसने पूरी न्यूज पढ़ी तो समझ आया कि पूर्णिमा नाम की डॉक्टर की 1 हफ्ते पहले ही उसके घर के सामने वाले रोड पे एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद से उसकी आत्मा लोगों को पहले सपने में आके डरा रही थी और उसके बाद उनका सपना पूरा हो रहा था। रमन रोने लगा और सोचने लगा कि काश पुनीत ने उसकी बात मानी होती और उसके सपनों को बकवास ना समझ के सीरियसली लिया होता तो वो कुछ कर सकता था। रमन ने तुरंत उस घर को छोड़कर अपने गांव जाने का डिसीजन ले लिया और वहां से हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। कहते हैं आज भी उस सड़क के पास बने घरों में कोई नहीं रहता। राकेश की मीटिंग खत्म हुई और वो बिल्डिंग के थोड़ा बाहर जाकर टैक्सी का इंतजार करने लगा। तभी उसकी वाइफ का फोन आया। हाँ आशा, मैं बस टैक्सी का ही वेट कर रहा हूँ। एक तो ये बिल्डिंग इतनी आउटस्कर्ट्स में है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला जल्दी। जैसे ही मुझे ऑटो या टैक्सी मिलती है मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओफो, इतनी देर हो गई, कुछ भी नहीं मिला अब तक। एक तो इतना सुनसान रास्ता है, पता नहीं यहाँ लोग रात में कैसे आते जाते हैं। बहुत देर बाद राकेश ने एक ऑटो को आते हुए देखा, लेकिन जब उसने रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, रुको रुको, ऑटो उसके सामने से तेजी से गुजर गया। पता नहीं कैसे लोग हैं। कुछ देर बाद उसे टैक्सी आती हुई दिखाई दी। राकेश ने फिर से हाथ देकर उसे रोकने की कोशिश की। रुकिए रुकिए प्लीज। पता नहीं मैं आज कैसे पहुंच पाऊंगा। एक तो यहाँ वैसे भी कोई नहीं दिख रहा और जो आता भी है वो रुकता ही नहीं। राकेश थोड़ा परेशान हो गया।
जब उसे वहां खड़े हुए बहुत देर हो गई तो उसने फिर से आशा को फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। कुछ देर बाद उसे एक बस आते हुए दिखाई दी। वो थोड़ा सा खुश हुआ। शायद ये बस रुक जाए, कोशिश करके देखता हूं। इस बार वो हाथ दिखाकर जोर से आवाज देता है, रोको रोको, बस को रोको। बस बहुत तेजी से उसके आगे से निकली और वो थोड़ा डर गया। उसने तेज आवाज में कहा, अरे भाई इतनी तेजी से क्यों जा रहे हो, मारोगे क्या? कुछ दूर जाकर बस रुकी। अंततः राकेश बस में चढ़ गया। राकेश ने देखा बस में बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। सब लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं। बस फिर से बहुत तेजी से चलने लगी। राकेश ने ड्राइवर से कहा, अरे ड्राइवर साहब, बस को उड़ाना है क्या? थोड़ा धीरे चलो। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। अजीब है ये ड्राइवर, कोई जवाब भी नहीं दिया। राकेश ने कंडक्टर से कहा, बस क्लॉक टावर जाएगी ना? कंडक्टर ने सिर्फ सिर हिला दिया। ऐसा लगा मानो वो हाँ कह रहा है। ठीक है, मुझे क्लॉक टावर का एक टिकट दे दो। कंडक्टर ने राकेश को टिकट दिया। राकेश ने मन ही मन कहा, शहर से बाहर कितनी ठंड होती है। वो अपने हाथ बांधकर बैठ गया और गाना गुनगुनाने लगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बस की स्पीड अब पहले से भी तेज हो गई। राकेश ने फिर से ड्राइवर से कहा, अरे ड्राइवर सुनो, थोड़ा धीरे चलाओ भाई। फिर से कोई जवाब नहीं। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जवाब देने में क्या तकलीफ है भाई? फिर से जवाब न मिलने पर राकेश ने अपने पीछे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से बात करने की कोशिश की। वो व्यक्ति खिड़की से बाहर देख रहा था। सुनिए भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? ये ड्राइवर बहुत तेज बस चला रहा है, आप भी कुछ कहिए। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला और बाहर देखता रहा। राकेश फिर से सोचने लगा, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? पता नहीं आज इतने अजीब लोग क्यों मिल रहे हैं। बस एक बार घर ठीक से पहुंच जाऊं। राकेश ने पीछे मुड़ के देखा कि सब शांत हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। सब दूर दूर बैठे हैं। एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा है। एक वृद्ध महिला अपना सिर पकड़कर बैठी हुई है। सबसे पीछे वाली सीट पर एक व्यक्ति कुछ बहुत अजीब सी दिखने वाली चीज खा रहा है। कंडक्टर पीछे जाकर अकेला ही हंस रहा है। एक बच्चा एक बहुत डरावने से खिलौने से खेल रहा है। उसे ये सब देखकर बहुत अजीब लगा। अब बस चलते चलते बहुत देर हो गई। तब राकेश ने पीछे मुड़कर कंडक्टर से पूछा, अरे कंडक्टर साहब, ये बस क्लॉक टावर ही जा रही है ना? कंडक्टर पीछे खड़ा देखता रहा। राकेश ने सोचा, शहर तो केवल 10 किलोमीटर था और रास्ता भी इतना सुनसान नहीं है। ये कहाँ जा रहा है? उसने खड़े होकर कंडक्टर से पूछा, भाई मैंने पूछा कि ये बस क्लॉक टावर ही जा रही है ना? कोई जवाब नहीं मिला। राकेश बोलता है, क्या परेशानी है, बताते क्यों नहीं हो? फिर उसने बस में बैठे हुए बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोला, अरे आप लोग क्यों नहीं बोलते इसे कुछ? देखिए कितना वीरान रास्ता है। यहाँ तो दूर दूर तक रोशनी भी नहीं दिख रही। कोई कुछ नहीं बोला। उसने फिर से कहा, बताओ ये बस क्लॉक टावर जा रही है या नहीं? कंडक्टर ने भारी आवाज में जवाब दिया, नहीं। ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? राकेश घबराकर सीट पर गिर गया और डर से रोने लगा। उसने एक एक करके बस में सब लोगों की तरफ देखा। सबकी आंखें खून की तरह लाल थीं और सब उसे ही देख रहे थे। कौन हो तुम? मुझे उतारो नीचे। उसने कहा, मुझे यहीं उतार दो, मुझे आगे नहीं जाना। उसने
टिकट को देखा तो उसकी नजर तारीख पर गई। अरे ये टिकट तो 11 साल पुराना है, इस पर तो 2010 की तारीख है। फिर उसने पलटकर अखबार पढ़ रहे व्यक्ति की ओर देखा। वो बहुत डर गया, रोते रोते कहने लगा, मुझे आगे नहीं जाना। ड्राइवर बस रोको, प्लीज बस रोको। वो भागकर ड्राइवर के केबिन में गया। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा। राकेश ने देखा कि उसकी आंखें भी लाल हैं और चेहरे पर खून है। नहीं। राकेश डर से बुरी तरह कांप रहा था। उसने देखा कि बस एक खाई की तरफ बढ़ रही थी। अरे अरे अरे, ये बस तो खाई की ओर जा रही है। कुछ करो प्लीज, कुछ करो प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस रोको। राकेश बोलता रहा, बस रोक दो, बस रोक दो, लेकिन बस नहीं रुकी। जब बस नहीं रुकी तब वो बस के दरवाजे पर जाकर खुद ही बस से बाहर कूद गया। गिरते ही वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने एक बूढ़े आदमी को अपने पास खड़े देखा। बेटा ठीक तो हो? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अंकल, मैं कल रात को एक बस में था और फिर। तब तक वृद्ध व्यक्ति बोल पड़े। अच्छा, तो तुम लाल रंग की बस में थे क्या, जो कहीं नहीं रुकती? जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। लाल रंग की बस थी। आप जानते हैं उसके बारे में? हाँ, यहाँ आसपास के लोग जानते हैं और कोई भी उस बस में नहीं बैठता। उसे मौत की बस कहते हैं। वो 11 साल पहले खाई में गिर गई और उसमें बैठे सभी लोग मर गए थे। वो बस हर रात इस रास्ते से गुजरती है और उस दुर्घटना को दोहराती है। तुम बहुत नसीब वाले हो कि बच गए बेटा, वरना इस बस में बैठकर आज तक कोई जिंदा नहीं बचा है। तुम्हारा घर कहाँ है? आओ तुम्हें छोड़कर आता हूँ। राकेश उस बूढ़े आदमी के स्कूटर पर बैठकर वहां से निकल गया। कुणाल, धीरज और आयुष कॉलेज एग्जाम्स के बाद अपनी कार से ट्रिप पर निकले थे। धीरज ड्राइव कर रहा था। फ्रंट सीट पर कुणाल बैठा था और बैक सीट पर आयुष बैठा था। यार, इस बार का ट्रिप बहुत स्पेशल होने वाला है। हाँ भाई, अब हम बड़े हो गए। तूने सब कुछ रख लिया था ना जो मैंने कहा था? मेरे पास जो था वो मैंने रख लिया था, बाकी ले लेंगे रास्ते से। ठीक है। तभी सामने एक मॉल दिखता है। धीरज, गाड़ी रोक, मुझे कुछ लेना है। भाई जल्दी आना। कुणाल कार से उतरकर मॉल की तरफ चला जाता है। क्या लीना क्या था इसी? अरे पागल है वो, पता नहीं घूमने जा रहा है या गृहस्थी बसाने जा रहा है। अबे वो देख सामने। वो क्या है? लग तो कोई खम्मा रहा है। खम्मा चलने कब से लगा भाई? ऊपर देख, लगता है सायरन लगी है। हो सकता है कि यहाँ के लोग कोई फंक्शन कर रहे हो और कोई और रीजन से सायरन ले जा रहे हो। हाँ, वो तो सकता है। तभी कुणाल आकर गाड़ी में बैठता है। उसके हाथ में गन होती है। भाई ये क्या लाया तू? हम कोई शिकार करने जा रहे हैं क्या? अरे वो बिल्डिंग काउंटर पर उन्होंने कहा कि सर ये ले लीजिए, आपको आगे जरूरत पड़ेगी, ये एरिया बहुत खतरनाक है। ये गन कौन सी है? लेजर। यहाँ सायरन पिलर्स है क्या? ये क्या होती है? वो हॉलीवुड मूवीज। अरे भाई तू मूवीज कम देखा कर, ठीक है? धीरज गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी सायरन की आवाज आती है। लगता है आसपास कोई फैक्ट्री है, पर ये आवाज थोड़ी अलग है भाई। ना तो एम्बुलेंस जैसी है, ना पुलिस जैसी। इंडस्ट्री वाली भी अलग होती है। ये कौन सी है? तभी धीरज झटके से गाड़ी रोक देता है। उन्हें जोर का झटका लगता है। वो लोग नजरें उठाकर देखते हैं।
तो उनके सामने दो लंबी लंबी टांगे होती हैं जो पतले पिलर्स जैसी दिखती हैं। ये क्या बोला है? चुप हो जा भाई। उसी वक्त सामने एक कुत्ता दौड़ते हुए रोड के इस पार से उस पार जाता है। वो दोनों टांगे भी उस कुत्ते के पीछे चल देती हैं। उसे देखकर इन लोगों का बुरा हाल हो जाता है और उसके जाते ही चैन की सांस लेते हैं। ये क्या था भाई? हम वापस चले क्या? हाँ यार, चलो वापस। वो मॉल वालों की बातों से मुझे डर लग रहा था। अरे तुम लोगों को तो आना था, कितना बोल तो रहे थे भाई, हॉरर डेस्टिनेशन ही चूज करना। तो फिर अभी से डरने लगे? अरे यार, अरे ट्रेलर इतना डरावना था तो आगे पूरी फिल्म कैसी होगी? भाई सुन, गाड़ी मोड़ ले। ठीक है, चलो वापस। धीरज गाड़ी मोड़ने लगता है। वो इतना डरा हुआ होता है कि ढंग से गाड़ी भी नहीं चला पाता है। तभी फिर से सायरन की आवाज आने लगती है और उनके गाड़ी के मुड़ते ही फिर से वही टांगे नजर आती हैं उन लोगों को। दो लंबे लंबे पैरों के ऊपर एक शरीर होता है और सिर के नाम पर 4 सायरन्स लगे होते हैं। पैरों के जैसे ही पतले पतले लंबे हाथ होते हैं उसके। वो इनकी कार को हाथ में उठाकर खिलौने की तरह ऊपर नीचे करने लगता है। कार के दरवाजे खोल देता है और जैसे ही ऊपर नीचे करता है, ये लोग नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। ऊपर से गिरने के कारण चोट तो लगती है, पर जान की फिक्र में उठकर भागने लगते हैं। आयुष के ऊपर लेजर गन गिरती है तो वो उसे लेकर भागता है। भागते भागते कब जंगल में घुस जाते हैं ये उन्हें पता ही नहीं चलता। आयुष, तूने हमें फंसा दिया। यार मुझे नहीं पता था यार ये जगह इतनी खतरनाक होगी। अगर हम मर गए तो? अरे भागो यहाँ से, अगर वो आया तो लेजर गन से हम उसे मार देंगे। फिर से वही सायरन की आवाज आने लगती है। जंगल के पेड़ों के बीच फिर वही टांगे इन लोगों को दिखने लगती हैं। ये लोग पत्थरों की आड़ में छुप जाते हैं। मैंने हॉलीवुड मूवीज में देखा है, ऐसे क्रिएचर्स को सायरन पिलर्स कहते हैं। ये बहुत पावरफुल होते हैं और मुझे पता है कि इनको कैसे खत्म करते हैं। यार तुझे जो करना है वो कर, पर आज हम लोगों की जान बचा ले प्लीज। तुम लोग चुप रहना, अगर वो इधर आए तो सब अलग अलग भागना। अब मैं गोली चला रहा हूं, ठीक है? ओके ब्रो। इधर सायरन पिलर पूरे जंगल में लोगों को ढूंढ रहा होता है और अचानक उनके पास आ जाता है। आयुष पत्थर की आड़ से लेजर गन शूट करता है। सायरन हेड का एक सायरन फट जाता है। वो पागल होने लगता है, दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। उसके चीखने से सायरन की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि इन लोगों के कान फटने लगते हैं। इन लोगों को वो पागलों की तरह ढूंढने लगता है। जिधर से गोली चल रही होती है उधर वो जाता है। ये तीनों भाग ही रहे होते हैं कि वो अपने बाएं हाथ में तीनों को उठा लेता है। आयुष लगातार लेजर गन चलाने लगता है। उसके तीनों सायरन्स को टारगेट करता है
उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है। सायरन पिलर के सायरन्स ब्लास्ट कर जाते हैं, साथ में ये लोग भी उस ब्लास्ट में उड़ जाते हैं।